यूपी पीसीएस के आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस देवप्रयाग एमआईएस में स्वागत है। मित्रों, आपका जो लक्ष्य है वो करीब आता जा रहा है और करीब आते हुए आपको दबाव भी महसूस हो रहा है। और इस अंतिम समय में आप क्या करें? देखिए, आज थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आपके इस अंतिम स्ट्रेटजी की, आप क्या करें। और यूपी स्पेशल के लिए लगातार श्रृंखला शुरू चल रही थी। लगातार श्रृंखला जो पुनरावलोकन है, इस पुनरावलोकन क्लास भी हम लगभग 5 से 6 क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें सारे पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। क्या क्या प्रश्न पूछे गए यूपी स्पेशल में, तो यूपी स्पेशल के भी सारे प्रश्नों को भी एक बार देखा जाएगा। अब अंतिम समय में आप क्या करें, अगर आप देखें तो जैसे आपका यूपी पीसीएस 2024 आपका बिल्कुल करीब आ गया है। आपको करना क्या है, अब अंतिम समय में आप क्या करें, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपके पास समय कितना है? आपके पास समय बचा है अब लगभग 40 से 50 दिन का, अगर आप वैसे एवरेज लें तो। नहीं तो आपके पास समय एक एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है, तो आप प्रत्येक दिन का मूल्यांकन करें। रिवीजन आपका चलता रहना चाहिए, रिवीजन तेजी से करें। रिवीजन में तेजी लाएं और इसके लिए आप पूर्वावलोकन देखें। टेस्ट पेपर जरूर करें, टेस्ट पेपर लगाएं और करंट अफेयर पर ध्यान दें और यूपी स्पेशल पर ध्यान दें। इसमें आप विषय वाइज बांट लें जो आपका है, तो आप इसको विषय वाइज, मान लिया आपका पॉलिटी हो गया, मान लिया आपका ज्योग्राफी हो गया, मान लिया आपका हिस्ट्री हो गया, मान लिया आपका साइंस हो गया, ठीक है, और मान लिया आपका जो इकोनॉमी हो गया, मान लिया आपका ज्योग्राफी हो। तो ये सब आप जो है समय के अनुसार बांट लें और इसका रिवीजन आप तेजी से करें। टारगेट रखें कि हाँ 2 दिन 3 दिन में एक आप खत्म कर देंगे, एक आपका कम से कम पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तेजी से टेस्ट पेपर लगाएं, देखें कहाँ कहाँ कमियां हैं, कहाँ कहाँ आपकी कमी है, उस कमी का मूल्यांकन करें। उस कमी का मूल्यांकन करें और फिर उस पर कुछ वर्क करें। जो फैक्ट्स है उसको लिस्टिंग करें। जो फैक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ आपकी कमी होती चली जा रही है, उसको आप लिस्टिंग करें, लिस्ट बनाएं, देखें कहाँ कहाँ क्या क्या आवश्यकता है, उसको उसमें अपने लिस्ट में उसको जोड़ें जो कमी आ रही है। और जो आपके पास एक समृद्ध ज्ञान है, जो आपके पास कंटेंट और ज्ञान है और जहां आपका लैक है, दोनों को आप क्या करें, जोड़ने का प्रयास करें। इससे क्या हो जाएगा, और ये आएगा कैसे, ये टेस्ट पेपर। आप कोई भी टेस्ट पेपर लगाएं, किसी का भी लगाएं, थोड़ा सा ये देखें कि कोई टेस्ट पेपर ऐसा हो जो स्टैंडर्ड हो, लेकिन इतना स्टैंडर्ड ना हो कि आपको हतोत्साहित कर दे। कभी कभी क्या होता है, आपकी सारी तैयारी होती है, कभी कभी कुछ ऐसे भी टेस्ट पेपर होते हैं जो आपको हतोत्साहित करते चले जाते हैं। पता लगा कि आप लगातार प्रीवियस देते रहे, फिर भी ऐसे पेपर होते हैं जो आपको 60 के नीचे लेकर चले आते हैं, 70 के नीचे लेकर के चले आते हैं। फिर आप हतोत्साहित होना शुरू हो जाते हैं कि अरे यार, हम तो लगता है हमारी कोई तैयारी ही नहीं है। तो ये भी स्थिति देखी जाती है, इनसे बचें। इसलिए ऐसे टेस्ट पेपर के मूल्यांकन और चयन पर ध्यान दें जिससे आप हतोत्साहित ना होने पाएं, आपका एक लेवल मेंटेन रहे, उस लेवल से ऊपर आप जाने का प्रयास करें। क्योंकि कई बार ये स्थितियां आती चली जाती हैं और आप इस कुंठा में आ जाते हैं कि पूरी पढ़ाई आपकी, फिर क्या होता है लास्ट टाइम पर जो है फिर आप शुरू कर देते हैं शुरू से पढ़ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। टेस्ट पेपर अगर ऐसा है तो आप उसको रख दीजिएगा, दूसरे टेस्ट पेपर को आप देखिएगा। करंट अफेयर आप
देखिए जनवरी से सितंबर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जनवरी से लेकर के सितंबर तक आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आप चाहे तो नवंबर और दिसंबर को भी देख सकते हैं, उसके पहले की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना आपका समझ लीजिए कि जो 9 महीने का जो करंट अफेयर्स है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी स्पेशल पर विशेष ध्यान दें, और यूपी स्पेशल पर विशेष ध्यान देते हुए आप उसके टॉपिक वाइज प्रश्नों को एक बार देख लें, पुनरावलोकन से देख लें। और इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में हमारी जो क्लासेस चल रही है उसमें आज से भी हम पुनरावलोकन में इतिहास विषय को लेकर, सॉरी यूपी स्पेशल विषय को लेकर के चल रहे हैं। और यूपी स्पेशल विषय में हम देखेंगे कि आपको कैसे, किस स्ट्रेटजी तरीके से आपको यूपी स्पेशल को पुनरावलोकन के साथ और संभावित प्रश्नों के साथ कैसे देख लेना है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, ये आपके अंतिम समय की स्ट्रेटजी है। और अपना मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन करते रहें, क्योंकि स्वमूल्यांकन आपको कभी ओवरडोज नहीं देने देता है। इसलिए आप धरातल पर रहते हुए अपना मूल्यांकन करें, ये मान करके चलें कि जो कमियां हैं उन कमियों का आप निष्पक्ष तरीके से उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होगी और सबसे बड़ी उपलब्धि भी होगी, अगर आप उनको दूर करके। और स्व मूल्यांकन में आप क्या करते हैं, आप 90 से 100 क्वेश्चन पर अगर आप पहुंच जाते हैं किसी भी टेस्ट पेपर में, समझ लीजिए कि आप क्या हैं, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के करीब आ गए हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको जीएस ही नहीं, जीएस के साथ साथ आपको सीसेट पर भी ध्यान देना है। दोनों पेपर पर भी आपकी अपनी स्ट्रेटजी बनी रहनी चाहिए। तो मित्रों, ये अंतिम घड़ी में आप इस तरीके का प्रयास करें। मुझे लगता है कि इससे आप अपने इस प्रीलिम्स की बैतरणी को पार करने में सफल हो सकेंगे। फिलहाल चलते हैं यूपी स्पेशल के लिए, और यूपी स्पेशल के पुनरावलोकन से संबंधित प्रश्नों को देखने के लिए किस प्रकार से, पहले हम घटना चक्र को देखते हैं। घटना चक्र में जो आपका पुनरावलोकन है, पहले हम इसको देखते हैं। देखिए, आप देखिए, अगर आप देखिए पहला सेक्शन आपका इतिहास का ही आता है, और इतिहास का सेक्शन आपका ठीक ठाक है। आप यूपी का इतिहास अगर पढ़े नहीं है तो आप एक बार जरूर पढ़ लें। और यूपी का इतिहास पढ़ने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप यूपी का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप दोनों यूपी का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास देखने के साथ साथ आपको यूपी की जो कलाएं हैं, यूपी की जो संस्कृति है, कला संस्कृति, इसको भी देख लें। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आपकी कड़ी आएगी, जो पहली यूनिट होगी वो होगी यूपी का इतिहास। अगर आप देखें तो यूपी का इतिहास है, तो मान लेते हैं 2 से 3 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए गए, कभी कभी 1 क्वेश्चन पूछ लिया गया, हो सकता है कभी किसी साल 1 भी नहीं पूछा गया। ऐसा जरूरी नहीं कि हर साल यूपी के इतिहास से जाता है। मान लिया 10-12 प्रश्न अगर पूछ लिए गए, यूपी से पूछ लिए गए, तो उसमें कुछ करंट अफेयर्स हो गए, कुछ इकोनॉमिक्स के हो गए, बजट के हो गए, इतिहास से भी 1-2 प्रश्न आ सकता है और आता रहता है। तो आप ध्यान दीजिए, मैक्सिमम जो है 2 से 3 क्वेश्चन यूपी से पूछ लेते हैं, तो ये आपके कहीं छूटने ना पाए, इसलिए एक एक करके क्या करना है, आपको प्रश्नों को बटोरना है। अगर आप देखें, आप यूपी के इतिहास की अगर बात करते हैं तो यूपी का इतिहास आप देखिए, यूपी के इतिहास को अगर आप देख रहे हैं तो आपका प्राचीन इतिहास यूपी का, तीनों में आपको इस पूरे यूपी के इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों में आप देखिए तो प्राचीन, अगर आप यहाँ मेरठ सहारनपुर से शुरुआत करते हैं तो प्राचीन इतिहास में उत्तर प्रदेश कैसा था, प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश की समृद्धता कैसी थी, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, फिर आप मध्यकालीन में इतिहास आप देखते हैं कि किस तरीके से आगरा और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वो उत्तर प्रदेश के मुख्य ऐतिहासिक क्षेत्रों के रूप में थे, और उत्तर प्रदेश की समृद्धता मुगल काल के साथ देखी जाती है। जौनपुर को आप देखिए, पूर्वांचल में जौनपुर आपका पूर्व के सिराज के रूप में देखा जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास में अगर आप आते हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास में संयुक्त प्रांत आपका उत्तर प्रदेश किस प्रकार से जो है आपके आगरा की राजधानी बनने से लेकर के इलाहाबाद की राजधानी बनने और अंततः
जो है लखनऊ की राजधानी बनने तक ये संयुक्त प्रांत किस प्रकार से जो है पूरे ब्रिटिश काल में केंद्र बिंदु रहता है, और यहाँ तक कि एक दिन की राजधानी इलाहाबाद भी हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा कि आप यूपी के इतिहास को इसी क्रम में जल्दी से इसका रिवीजन कर लें। पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, साथ ही साथ कला और संस्कृति से भी क्या क्या प्रश्न पूछे गए उनको भी देख लेंगे। फिर हम राजनीतिक प्रशासनिक पर आ जाएंगे, और इस तरीके से लगभग 5 क्लास में हम इस पूरे यूपी स्पेशल को पूरा कर देंगे। तो यूपी स्पेशल लगभग 5 क्लास आप हमारे इस यूट्यूब चैनल DPIS पर जुड़ करके और इसे सब्सक्राइब करके इसे जुड़े रह करके DPIS कम्युनिटी का भाग बन करके आप इस पूरी क्लास को यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन पूरी क्लास को देख सकते हैं। तो आते हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक अवलोकन को हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप इसका अध्ययन कर चुके होंगे। केवल हम आज प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्या क्या प्रश्न पूछे गए और उसी प्रश्न के अनुसार आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर देखने का और जानने का प्रयास करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत को किस रूप में प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखते हैं। देखिए, इसमें अगर आप घटनाचक्र को पुनरावलोकन के साथ अध्ययन किए हैं तो आपने देखा कि सारी कहानी इसमें लिखी हुई है। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो कुछ कहानी आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, कुछ प्रश्न भी। ये दरअसल जो कहानी लिखी हुई है पूरी कहानी नहीं, बल्कि पूछे गए प्रश्न के उत्तर की व्याख्या सहित ये दिया गया है। अच्छा कलेक्शन किया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और फिर जो प्रश्न है, आते हैं हम सीधे प्रश्नों पर आ जाते हैं। प्रश्न जो पूछे गए हैं, अब देखिए प्रश्न कहाँ है। ये प्रश्न यूपी PCS मेंस 2017 में पूछा गया। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रश्न का अर्थ क्या समझिए कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति को इतिहास में किस किस रूप में, यानी इतिहास की पुस्तकों में या इतिहास के साक्ष्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हम किस रूप में देखते हैं। इसमें है, फर्स्ट है बुद्ध के साथ, सेकंड है राम के साथ, थर्ड है नवाब के साथ, और फोर्थ है महाराज के साथ। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, सही उत्तर का चुनाव। अगर आप देखते हैं कि इतिहास के जो स्रोत हैं, तो इतिहास के स्रोत क्या हैं, अभिलेखिक स्रोत हैं और आपके साहित्यिक स्रोत हैं। तो अगर हम अभिलेखीय स्रोतों को माने तो अभिलेखीय स्रोतों के आधार पर भी हम बुद्ध को देखते हैं, जो पूरे इतिहास में बुद्ध काल के रूप में, और भगवान बुद्ध का जो जन्म होता है और उससे जुड़े हुए जो अनेक आपके गुहा अभिलेख ये सब बनवाए गए हैं, उसके आधार पर भी ढेर सारे साक्ष्य, प्रमाणित साक्ष्य वहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है, अब नवाब की बात करते हैं तो नवाबों के बारे में भी, नवाबों के द्वारा लखनऊ नवाबों की राजधानी है, और नवाबों के बारे में भी उनके द्वारा बनवाए गए विभिन्न प्रकार के जो अभिलेखीय साक्ष्य हैं वो भी हमारे पास, उनकी इबारतें हैं वो भी मौजूद हैं। राम की बात आती है तो भगवान राम से ही भारत का सनातन का इतिहास है, और राम हमारे क्या है, सांस्कृतिक धार्मिक पहचान है। अगर राम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो राम को तो उस रूप में हम जानते हैं, लेकिन ये भावनात्मक संदर्भ में देखते हैं। इतिहास राम को किस परिप्रेक्ष्य में देखता है। हम इतिहास की बात करें तो इतिहास क्या है, शून्य है। राम के ऐतिहासिक स्पष्टता को बता पाने में इतिहास क्या है, शून्य बना हुआ है। यानी इतिहास क्या मानता है, जो वाल्मीकि का जो रामायण है, जो रामायण काल और महाभारत काल, यही दो जो है साहित्यिक साक्ष्य माने जाते हैं। तो रामायण काल की आज तक समय सीमा भी इतिहास के लोग निर्धारित नहीं कर पाए। उसका जो भी कारण रहा हो, चाहे मार्क्सवादी इतिहास लेखन रहा हो या जो भी रहा है, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जानेंगे कि इतिहास अभी तक राम के ऐतिहासिक स्वरूप को अपने उससे स्पष्ट कर पाने में असफल रहा है, यानी पूरी तरीके से असफलता है। इसलिए इस प्रश्न में राम को हम ऐतिहासिक संदर्भों से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, इस विकल्प के साथ में देते हैं जो विकल्प पूछा गया। हालांकि इस विकल्प पर उसमें विवाद भी हुआ था। ठीक है, तो इसके आधार पर अगर आप देखें तो राम को केवल एक रामायण कालखंड में उनको उस रूप में बताया गया है, इसलिए इनका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य उस रूप में उपलब्ध नहीं है। बल्कि बुद्ध के लिए, नवाब के लिए, महाराज के लिए, इनके सबके लिए जो है, इनके सबके लिए कहीं ना कहीं जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं वो देखे जाते हैं। ठीक है, जो राजा महाराजाओं का जो काल था, जो तो इनके समय में कुछ ना कुछ हमारे साक्ष्य इतिहास उपलब्ध करा देता है। इसीलिए इस प्रश्न के उत्तर में
आपका हो जाएगा, अगर समय के आधार पर आप देखते हैं तो नवाब हैं, 3 हैं, लेटेस्ट हैं, फिर आपके जो है महाराज हैं और फिर बुद्ध हैं, ये सबसे प्राचीन हो जाते हैं। अगर इधर से चलते हैं तो बुद्ध हो जाएंगे, महाराज हो जाएंगे, 1 4 और 3 हो जाएगा। इधर चलते हैं तो 3 4 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, बौद्धिक साक्ष्य के आधार पर आप, ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर आप देखते हैं। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य सामग्री प्रतिबिंबित करती है। अब आप जानते हैं कि यहाँ तो गाजियाबाद जनपद लिखा हुआ है, ठीक है, वास्तव में आलमगीरपुर आपके मेरठ जनपद में है। ठीक है, तो उस आधार पर भी प्रश्न को थोड़ा सा गलत उस समय चर्चा हुआ था। तो मैं, ठीक है, तो गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है। आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी विस्तार था वो मेरठ के आलमगीरपुर तक था। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि जो मेरठपुर, सहारनपुर और आपका ये जो क्षेत्र है पूरा, ठीक है, यहाँ से लेकर के ये पूर्वी हस्तिनापुर का जो पूरा इधर का पूर्वी जो विस्तार है, ये उस हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है, जो हमारे पास विभिन्न प्रकार के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इस संबंध में हिंडन नदी का के किनारे का जो पूरा भाग है, जिसमें गाजियाबाद का वो पूरा भाग हस्तिनापुर से संबंधित पूरा क्षेत्र आ जाता है, वो भी जो है ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा कालीन सभ्यता को दर्शाते हैं। देखा, हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, मौर्य संस्कृति और गुप्तकालीन संस्कृति को दर्शाते हैं, हड़प्पा कालीन संस्कृति को दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या में भी लिखा है कि आलमगीरपुर की खुदाई वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई थी। हिंडन नदी के तट पर स्थित यह हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल है, जो हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्था को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आलमगीरपुर गाजियाबाद में दर्शाया गया, जबकि हड़प्पा संस्कृति का स्थल मेरठ में है। तो प्रश्न के अनुसार इस रूप में है। इस पर ऑब्जेक्शन भी उस समय प्रश्न पर दिया गया था। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? अगर आप देखें तो कालीबंगा, ये 4 स्थल दिया गया है। कालीबंगा है, ठीक है, लोथल है, आलमगीरपुर है और हुलास है। तो आलमगीरपुर तो मेरठ आपने देखा ही, और आपका हुलास भी जो है कहाँ है, सहारनपुर के पास में है। तो जो मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद और इधर हिंडन नदी तक जो इसका विस्तार है, जिसमें बागपत आदि क्षेत्र भी आ जाते हैं, इसमें आए। अभी नई खुदाई भी हुई, अभी कुछ और भी सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे कुछ जो अस्त्र प्राप्त हुए हैं, और वहाँ से प्राप्त हुए कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें कंकाल तंत्र भी प्राप्त हुआ और भी कई चीजें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए, अब ये तो दोनों एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2018। उधर पूछा गया था 2017 में, इधर पूछा गया 2018 में, यानी एक प्रश्न यहाँ से आया हुआ है। अब देखिए, आधुनिक भारत से एक प्रश्न है यहाँ पर, 2016 में पूछा गया, देवबंद आंदोलन संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ? अब ये क्या है, ये फैक्चुअल प्रश्न है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके मुस्लिम सुधार के रूप में शुरू किए गए जो आंदोलन है, चाहे अहमदिया आंदोलन हो, चाहे देवबंद आंदोलन हो, तो ये सभी आंदोलन जो है आपके यूपी स्पेशल में, यूपी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए शुरू किए गए थे। तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद और अन्य लोगों द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद यूपी में उस समय का संयुक्त प्रांत था में दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। आप भी जानते हैं कि इस समय देवबंद लगातार चर्चा में भी बना रहता है। ठीक है, और देवबंद ने बहुत कुछ अच्छे काम भी किए हैं, बहुत कुछ ऐसा काम किया है जो कि मुस्लिम समुदाय में सुधार के लिए जाना जाता है। और मुस्लिम सुधार में जो एक तरीके से सुधार की जो प्रक्रिया है, उनके विकास की प्रक्रिया है, उसमें शिक्षा की जागरूकता है, इसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। दारुल उलूम जैसी शिक्षण संस्थाएं भी इस दिशा में अच्छा प्रयास कर रही हैं। तो लगातार आप देखते हैं चर्चा में भी रहता है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, फिर यहाँ पर वहाँ आपका आधुनिक भारत है, यहाँ आपका जो है प्राचीन भारत आ गया। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत में इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब प्राचीनतम प्रमाण अगर आप देखें तो आलमगीरपुर आपका हो गया, आपका इधर, तो इधर जितने भी प्राप्त हुए इनसे सभी से कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित अवशेष, कृषि से संबंधित ढेर सारे ऐसे प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं कि वैश्विक संदर्भों से अगर हम तुलना करें तो ये पता चलता है कहीं ना कहीं इस दौरान भारत में और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से कृषि होती थी। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है नहीं,
धान नहीं है, जौ तो है लेकिन धान को उस रूप में नहीं लिया गया है, हालांकि उसमें भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब यह है उत्तर प्रदेश के खनिज पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। लहुरा देव में चावल के प्राप्त किए गए हैं, चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, भूसी प्राप्त की गई है, चावल की भूसी, धान की भूसी प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा यहाँ से लगभग 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। धान के अलावा किसी अन्य के साक्ष्य उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए था, केवल विकल्प सही है तो धान। ठीक है, लेकिन प्राचीनतम अनाज के रूप में आप जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध रहा, लेकिन वो अन्य जगहों से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ से केवल धान और धान की भूसी की जो प्रमाणिकता है वो प्राप्त हुई है। बेगम समरू के ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। ये देखिए, ये आपका आ गया आधुनिक भारत आ गया, माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में। ठीक है, तो अब देखिए बेगम समरू का जो संबंध है वो 1753 से 1836 है। ये एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाए थे। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खान ने सहारनपुर के रोहेला सरदार जब्त खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। सांब्रे का स्थानीय नाम अपभ्रंशित होकर समरू हो गया। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासका भी बनी थी। तो ये है उनका चर्च, मेरठ के निकट सरधना में स्थापित करवाया गया था। यहाँ से प्रश्न भी पूछा सकता है, सरधना क्यों प्रसिद्ध है, तो ऐसे भी प्रश्न हो सकता है। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थल पर अवस्थित है? आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, फैजाबाद। फैजाबाद में है बहू बेगम का मकबरा, नवाब सुजाउद्दौला के है। ठीक है, और चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? जोश, रघुपत। अब ये दे दिए, व्यक्तित्व दे दिए हैं और ये स्थान दे दिए हैं, इसमें देख रहे हैं। ठीक है, इनका सबका यूपीपीसीएस मेंस 2005 में 2012 में पूछा गया है, कई बार ये पूछे गए हैं। तो जोश मलिहाबादी आप जानते हैं, जोश मलिहाबादी ये सही है। रघुपत सहाय, फिराक गोरखपुरी आप जानते हैं, फिराक गोरखपुरी, ये कानपुर गलत है, फिराक गोरखपुरी का होगा। फिर आपका आ जाता है जिगर मुरादाबादी, हैं फिर चकबस्त लखनऊ के हैं, तो ये है। तो रघुपत साहब फिराक की कर्मभूमि गोरखपुर जन्मभूमि थी, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में शिक्षक थे, कानपुर से उनका कोई संबंध नहीं था। तो ठीक है, तो फिराक इलाहाबादी हैं और फिराक गोरखपुरी हैं। तो फिराक जन्म स्थान वहां है, कर्म स्थान प्रयागराज इलाहाबाद है इनका। निम्नांकित युगों में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा के हैं, सही है। मिर्जा गालिब आगरा के हैं, ये भी सही है। जोश मलिहाबादी, ये भी सही है। ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद, अब ये कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ के थे? शाहजहांपुर में थे, और अभी वहां पर उनका वो भी करवाया गया है, एक स्मारक भी उनकी बनाई गई है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल की। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में 1897 ईस्वी में हुआ था। ये महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे। काकोरी केस, जो काकोरी एक्शन में वर्ष 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। और अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली में हुआ था। वर्तमान में पटियाली नौगठी जनपद कासगंज में है। मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी संबंधित थे। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपी आरओ में पूछा गया है, 2016 में भी, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये है मीर, अमीर खुसरो, फिराक और गालिब। ठीक है, तो पटियाली, अब ये कह रहा है कि किसका जन्म आगरा में हुआ था। अब पटियाली है, मिर्जा गालिब और मीर तकी दोनों का जन्म आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब और मीर, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, फिराक का जन्म गोरखपुर में हुआ था। तो मीर, वैसे जहां तक है मिर्जा गालिब के लिए ही है, क्योंकि आयोग ने अपना आंसर जो उसमें मिर्जा गालिब को दिया था। ठीक है, तो ये रहा है, डी होगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक जंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई है? शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर में। और इनके जो है उसका भी निर्माण किया गया है। इनके जो
एक तरीके से सांस्कृतिक विरासत के रूप में। 11 जून 2021 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उनकी जयंती के अवसर पर विशेष समारोह आयोजित किया गया। 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। उन्हें योगेश चंद्र चटर्जी इन सब उनके साथ, ठीक है। तो इस बार काकोरी कांड, इस बार चूंकि काकोरी एक्शन और काकोरी के बारे में जो है काफी कुछ चर्चा हुई है, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पर एक सम्मेलन का भी आयोजन किया, एक सांस्कृतिक काकोरी एक्शन। तो वो ये चर्चित है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है काकोरी कांड में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था, कौन सा शामिल नहीं था। काकोरी कांड में अशफाकुल्लाह खां, रोशन सिंह एवं राजेंद्र लहरी के साथ फांसी की सजा पाने वाले चौथे व्यक्ति पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो कौन कौन इसमें से शामिल था ये कह सकते हैं, ठीक है। इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किस रूप में किया गया? चंद्रशेखर आजाद पार्क के रूप में किया गया है। एल्फ्रेड पार्क अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के रूप में जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है, नहीं, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है, आगरा में है, इलाहाबाद में है, लखनऊ में, देखिए लोग लगाएंगे वहीं पर, ठीक है। लखनऊ में किया गया था मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर बाल भवन है, उत्तर प्रयागराज में जो है बाल भवन है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1957 में लखनऊ में की गई थी। भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है, वाराणसी में है। भारत कला संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1920 में राय कृष्णदास द्वारा की गई थी। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो 1920 में राय कृष्णदास द्वारा की गई थी। चित्रकला के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो भारत कला भवन संग्रहालय का संबंध किससे? चित्रकला से है, और इसकी स्थापना 1920 में राय कृष्णदास द्वारा की गई थी। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, 3 प्रश्नों पर आपको ध्यान देना होगा। तो पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? विंध्याचल मिर्जापुर, देवासरी बाराबंकी, हस्तिनापुर मेरठ, श्रृंगेरपुर। श्रृंगेरपुर कहाँ है? प्रयागराज में है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में और उपयुक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर है? बिठूर में है, ठीक है। बिठूर कहाँ है? गंगा नदी के तट पर है। और यहीं पर सीता जी का जो वनवास का काल था, जब जो है लव और कुश का जन्म हुआ था, उस दौरान यहीं पर रहती थी। तो बिठूर में स्थित है। बिठूर गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में बिठूर में, ठीक है, इनका आश्रम स्थित है। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है वाराणसी में है। भारत माता मंदिर वाराणसी के काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त तथा शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। भारत माता की प्रतिमा संगमरमर की बनी हुई और एक मॉडल के रूप में दिखाई पड़ती है, जिसमें भारत के सागर, मैदान तथा पर्वत का प्रतिनिधित्व समूचे भारत का प्रतीक है। भारत माता मंदिर देवी या देवता की परंपरागत प्रतिमा नहीं है, किंतु भारत माता का वास्तविक मानचित्र है। ये है भारत माता का मानवीकरण किया गया है भारत का। सारनाथ स्थित है केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है राधा स्वामी पंथ से है, राधा स्वामी सत्संग पंथ से है, ठीक है। आगरा स्थित दयाल बाग। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। फतेहपुर सीकरी, जौनपुर सिटी, आगरा सिटी, जामा मस्जिद, बदायूं, ठीक है। तो आप देखें फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। 1 का 3 हो जाएगा। जौनपुर सिटी की आप बात करें तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, जोना खां के उसमें बनवाया था, अपने भाई जोना, ठीक है। फिर आपका आगरा सिटी आता है। आगरा सिटी आप जानते हैं कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। और फिर जामा मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद को इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो ये यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया है, मैचिंग करने के लिए आया हुआ है, ठीक है। आप इसको मैचिंग कर सकते हैं। फतेहपुर सीकरी अकबर, जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिटी सिकंदर लोदी, जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जिनकी है वह हैं क्या है? तो भरथरी, राजा भरथरी थे। तो राजा भरथरी जो आप जानते हैं नाथ संप्रदाय के थे, उन्हीं की अनूप वेदिका चुनारगढ़ में बनी हुई है। अब फिर यहाँ पर मैचिंग करने के लिए दिया गया है, देखिए कनक भवन कहाँ है, कामतगिरी पर्वत कहाँ है, कालिंजर दुर्ग कहाँ है, देवा शरीफ कहाँ है। तो आपको इसको
जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल हैं वो आपको देख लेना होगा, आपको जानना हो। आप जानते हैं कनक भवन कहाँ पर? अयोध्या में स्थित है। कामतगिरी पर्वत जो है कहाँ? चित्रकूट में है। कालिंजर का किला कहाँ है? बांदा में है। देवास शरीफ बाराबंकी में। तो इसलिए मैचिंग करने के लिए भी आप इनको देखते रहिएगा। मैचिंग करने के लिए बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। ऐतिहासिक इमारत, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतें क्या हैं और स्थान क्या क्या हैं? तो 84 गुंबद है, जामा मस्जिद है, बौद्ध स्तूप है, कामतगिरी पर्वत है। वही चीजें फिर उसमें 100-200 और शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कामतगिरी आपने अभी देखा, तो कामतगिरी कहाँ पर है? कामतगिरी आपका कहाँ पर है? ये आपका चित्रकूट है, तो आपका तो एक वहीं पर हो गया। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि बौद्ध स्तूप है। अब बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? बौद्ध स्तूप यहाँ इसमें में से आप देखिए कहाँ पर होगा। अगर बौद्ध स्तूप की बात आ जाएगी तो कहाँ हो जाएगा? तो आपका कुशीनगर हो जाएगा। कुशीनगर में, क्योंकि बौद्ध स्थल यही है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप दो देखते हैं, एक जामा मस्जिद और एक 84 गुंबद। ये दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ पर है ये। एक है मुरादाबाद है, एक जालौन, दो आपका बचा हुआ है उत्तर। तो अब 84 गुंबद, 84 गुंबद अक्सर चर्चा में रहा है। ठीक है, तो जालौन में है, जालौन में 84 गुंबद है। और आपका जामा मस्जिद जो है, मुरादाबाद की जामा मस्जिद बहुत फेमस है। ठीक है, तो जामा मस्जिद मुरादाबाद हो गई। ठीक है, चलिए 84 गुंबद जालौन, जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट होगा। लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था। ठीक है, विकसित किया था नवाब आसफुद्दौला ने इसको किस तरीके से? जैसे इस समय आप देख रहे हैं किस प्रकार से लखनऊ की जो भव्यता है वो बढ़ती चली जा रही है। तो आसफुद्दौला ने अनेक स्मारकों की स्थापना करवा करके, अनेक जो है महलों की स्थापना करवा करके उसको सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया था, अपनी राजधानी बनाया था। ब्रिटिश काल में सर हरबोर्ट बटलर, आज भी वहां पर देखते हैं बटलर हाउस, हरकोट बटलर ने इसके सुसंगठित विकास पर भी ध्यान दिया था। तो ये भी सही है। महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो आपका केवल आंसर 1 और 2 सही होगा। आंसर 1 और 2 सही होगा। ठीक है, 1775 में नवाब आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया और राजधानी को नियोजित तरीके से विकसित किया था। ब्रिटिश रेजिडेंट हरकोट बटलर ने भी इसके विकास में योगदान किया। लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार महानगर के 54% भूमि पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत है। कांग्रेस का अधिवेशन दे दिए हैं और उत्तर प्रदेश के प्रमुख अधिवेशन स्थल दिए गए हैं। इस पर भी प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया। तो आप देखिए कि 1892 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज जूल अध्यक्षता किए थे। फिर आप जानते हैं कि 1905 में कहाँ हुआ था? 1905 में हुआ था आपका वाराणसी में हुआ था। फिर आपका 1936 में कहाँ हुआ था? इसको हमने मैपिंग के माध्यम से भी इसको हमने समझाया है। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला? आप जानते हैं कि बांदा का कालिंजर का किला बहुत ही फेमस है, बुंदेलखंड की एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये जीजाक भुक्ति के साम्राज्य के अधीन था। 1559 ईस्वी में अकबर ने इस किले को जीत लिया था और बीरबल को उपहार स्वरूप प्रदान किया था। अब यूपी को समय समय पर दिए गए नामों से संबंधित वर्षों में सम्मिलित किए। कभी इसको उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जाना जाता, कभी इसको आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत जाना, कभी इसको संयुक्त प्रांत जाना गया, कभी इसको उत्तर प्रदेश जाना गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कब से जाना गया? 24 जनवरी 1950 से जाना लगा। तो डी का आपका क्या हो जाएगा? डी का आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए डी का 1 सभी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि इसमें सबसे पहला नाम इसका क्या होता है? सबसे पहला नाम इसका उत्तर पश्चिमी प्रांत होता है। उत्तर पश्चिमी प्रांत आप देखोगे सबसे पहले कहाँ है? आपका 1836 है, तो आपका 1836 आपका हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर आपका आ जाता है क्या? आगरा और संयुक्त प्रांत हो जाता है। आगरा और संयुक्त प्रांत कब हो जाता है? 1837 में हो जाता है। फिर आपका 1877 में इसको संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश को भिन्न भिन्न रूपों में जाना गया। समय समय पर इसकी राजधानियों में भी परिवर्तन किया गया है। ठीक है, देखिए उत्तर पश्चिमी 1836 से आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1902 है। संयुक्त प्रांत 1937 से उत्तर प्रदेश 1950 में किया गया है। ठीक है, तो ये है इसका। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस जो है आप जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तभी से इसका संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो लगभग देखिए इसमें कई प्रश्न जो है रिपीट किए गए हैं। तो इसमें रिपीटर्स क्वेश्चन को इस रूप में नहीं शामिल किए हैं, कई प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है,
तो ये आप देखोगे यूपी स्पेशल की पूरी क्लास को आप यहाँ से एक तरीके से हम लोग रिवीजन करके कर सकते हैं, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी को, जिस स्ट्रेटजी को हमने बताया, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए और DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रिवीजन को फास्ट कर सकते हैं और मुश्किल से आपको 15 से 20 दिन में ये सारे रिवीजन आपके हो जाएंगे। सभी हमारी जो क्लासेज, स्पेशल क्लासेज चल रही हैं, उसमें भी हम रिवीजन के साथ साथ लेकर के चल रहे हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स, बजट, आज सभी पर भी हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। तो आप आइए, जुड़िए DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ, और अपने आप को आप UPPCS के लिए बिल्कुल टारगेटेड कर लीजिए। इस समय बिल्कुल और बिल्कुल आपको कुल अपने सिलेबस पर ध्यान देना है, रिवीजन पर ध्यान देना है, और इसके लिए आप हमारे पूरी कक्षा कार्यक्रम को जुड़ सकते हैं और हमारे करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज, हमारे टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो भी हमारे DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके आप जो फ्री टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ टेस्ट सीरीज हमारी पेड टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हैं। तो आइए जुड़िए DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ।